Hello, very good afternoon, everyone. Welcome to the Thought Tree. We are back with the Hindu analysis for 30th January 2022. संडे के एनालिसिस को हम यहाँ पे कवर करते हैं. पहले हम प्रीलिम्स क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं कि आज का आप लोगों के लिए क्वेश्चन क्या है. See this. Question is, which among the following is only absolute fundamental right given in Indian Constitution? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स है उनमें से एब्सोल्यूट नेचर का कौन सा है वो आपको बताना है. 4 ऑप्शन है आपके पास, आर्टिकल 14, आर्टिकल 17, 21 और 24. इस सबका आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है. सबको अटेम्प्ट करना है ये. ओके, लास्ट में आई विल टेल यू द आंसर, लेकिन उससे पहले यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन. ओके, मूविंग अहेड विद करप्शन परसेप्शन इंडेक्स. ये न्यूज में है क्योंकि इसका 2021 का रिपोर्ट रिलीज हुआ है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स का. करप्शन सारी कंट्रीज में प्रॉब्लम है, वी ऑल नो, लेकिन उसके बेसिस पे भी कंट्रीज को एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रैंक करती है करप्शन परसेप्शन पे कि कहाँ पर कितना परसीव्ड करप्शन है. तो ये वो रिपोर्ट है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 की रिलीज हो चुकी है. ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है. प्रीलिम्स में इस पे क्वेश्चन आया हुआ है. It is released by whom? It is released by Transparency International. The name of the organization is Transparency International. एम क्या है? कंट्रीज को रैंक करना है ना, टू रैंक करीब 180 कंट्रीज को ये रैंक करता है एंड टेरिटरीज बाय देयर परसीव्ड लेवल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर करप्शन. ये वहां से ये जज करता है कि वहां पे लोगों में परसेप्शन क्या है कि कितना करप्शन होगा आपकी कंट्री में. तो परसीव्ड लेवल्स को करता है ना, एक्चुअल नहीं, परसीव्ड, यानी क्या परसीव कर रखा है कितना करप्शन होता होगा, उसके बेसिस पे ये रैंक करता है. टू रैंक 180 कंट्रीज एंड टेरिटरीज बाय देयर perceived levels of public sector corruption according to experts and business people. कौन बताता है? जो experts हैं, business people हैं, उनका perception यहाँ पर जाना जाता है. इसका जो इंडेक्स है 0 से 100 का इंडेक्स होता है, स्केल होता है जिसपे रेटिंग की जाती है. अगर किसी कंट्री को 0 स्कोर मिलता है तो वो हाईली करप्ट होता है, और अगर 100 मिलता है तो वेरी क्लीन, यानी करप्शन नहीं. दोनों ही ये वाला बहुत ही रेयर मिलेगा. लेकिन कुछ कंट्रीज हैं जो बहुत अच्छी जिनकी रैंक है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में. ये सारे जो इंडिकेटर्स होते हैं इनमें आप देखोगे जनरली जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज होती है ना, नेदरलैंड, फिनलैंड, आयरलैंड, डेनमार्क, तो इनमें बहुत अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहता है. इंडिया की क्या परफॉर्मेंस रही है? बहुत इंपॉर्टेंट है. इंडिया की जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हुई है एक रैंक से. इंडिया रैंक हैज इम्प्रूव बाय 1 प्लेस. पहले कितनी थी? 86 थी 2020 में. अब हमारी रैंक एक रैंक हम ऊपर आ गए, 85 हमारी रैंक हो गई है. तो ये अच्छी बात है, कम से कम एक रैंक की इम्प्रूवमेंट हुआ लेकिन, है ना. तो दैट इज अ गुड सिग्नल फॉर अस. एंड अगर करप्शन से रिलेटेड कोई ऐसे आता है या मेंस में कोई क्वेश्चन आता है तो यू कैन ऑलवेज साइट द एग्जांपल ऑफ दिस रिपोर्ट. दिस इज द लैंडमार्क रिपोर्ट फॉर करप्शन परसेप्शन. नाउ अब अगर इंडिया के नेबर की हम बात करें तो नेबर्स में से सिर्फ भूटान को छोड़ के सबकी परफॉर्मेंस सबसे कम है. यानी भूटान में करप्शन हमसे कम है, लेकिन बाकी कंट्रीज में जो परफॉर्मेंस है वो बैड है, हमसे पुअर परफॉर्मेंस है. एक्सेप्ट भूटान, ऑल ऑफ इंडियाज नेबर्स रैंक बिलो इट. उन सबकी रैंक हमसे कम है. टॉप पे कौन है? टॉप पे है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जैसे डेनमार्क, फिनलैंड एटसेट्रा. ये टॉप पे है, इनमें सबसे कम करप्शन है. ओके, अब संडे का एनालिसिस है. संडे को यू ऑल नो कि साइंस एंड टेक का इंपॉर्टेंट पार्ट आता है. कुछ नए डेवलपमेंट्स अगर आते हैं बायो से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, तो वो भी हम कवर करते हैं. एक नई जीनस का, एक नई स्पीशीज का नाम यहाँ पर मेंशन्ड है जीनस का. उसका नाम है सेप्टेमरेंथस. सेप्टेमरेंथस ये न्यूज में क्यों है? ये एक नया जीनस मिला है. जीनस क्या? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं क्लासिफाई करने की ऑर्गेनिजम्स को, उसमें से एक कैटेगरी है जीनस. न्यू जीनस ऑफ पैरासाइटिक फ्लावरिंग प्लांट. ये फ्लावरिंग प्लांट का एक जीनस नया डिस्कवर किया गया है और ये पैरासाइटिक है. पैरासाइट क्या होते हैं? जो होस्ट के बॉडी पे रह के उससे न्यूट्रिशन अपना लेते हैं, राइट. तो ये क्या है? ये बहुत ही ऐसी जो नई टर्म्स होती है न्यूज में, यूपीएससी का फेवरेट एरिया होती है क्वेश्चन पूछने के लिए. तो यू कैन बी ट्रैप्ड इन एनी ईयर्स एग्जामिनेशन. आपसे पूछ लेंगे सेप्टेमरेंथस रिसेंटली सीन इन न्यूज इज व्हाट. वो क्या है? एक नया जीनस है किसका? फ्लावरिंग प्लांट का. वो भी क्या है? पैरासाइटिक है. ये पैरासाइटिक है. ये पेड़ पे जनरली उनके स्टेम पे ये लोग पैरासाइट की फॉर्म में रहते हैं, है ना. फ्लावरिंग प्लांट है लेकिन पैरासाइटिक है. ये कहाँ मिला है?
इंडिया का जो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है वहां पर मिले हैं। निकोबार, अंडमान एंड निकोबार है तो अंडमान में नहीं मिला है, ये सिर्फ निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में मिला है, निकोबार। ये क्या करते हैं, दे ग्रो ऑन प्लांट स्पीशीज। ये कौन सी स्पीशीज पे पर्टिकुलरली पाए जाते हैं, दिस नेम आल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। इनका जो प्लांट स्पीशीज है यानी जो होस्ट स्पीशीज है जिसपे ये पर्टिकुलरली रिजाइड करते हैं, दे लिव ऑन हॉर्सफील्डिया ग्लैब्रा, जिसको ब्लूम भी बोलते हैं, हॉर्सफील्डिया ग्लैब्रा, ये उस स्पीशीज का नाम है जिसपे ये सस्टेन करते हैं, है ना। तो पैरासाइट का नाम है सेप्टेमरेंथस, लेकिन होस्ट का नाम है जिससे जनरली ये मोस्टली पाए जाते हैं वो है हॉर्सफील्डिया ग्लैब्रा, ओके। ब्लूम भी इसका दूसरा नाम है। अब इसका एक पिक्यूलियर फीचर है कि इट इज कुछ पिक्यूलियर फीचर्स हैं इसके, जैसे इसकी जो लीव्स होती है वो हार्ट शेप्ड होती है ना। इस प्लांट के कुछ पिक्यूलियर फीचर्स हैं, जैसे इसकी लीव्स क्या होती है, हार्ट शेप्ड, वेरी यूनिक फीचर, जनरली देखने को नहीं मिलता लेकिन मिलता है, मनी प्लांट में तो मिलता है। ऐसे ही इसमें भी क्या है, हार्ट शेप्ड लीव्स हैं, ओके, हार्ट शेप्ड हो गया। दूसरा इसके फ्रूट और सीड जो है वो क्या है, अर्धन पॉट शेप्ड उनकी शेप है, जिसको क्या बोला है, अर्क्योलेट, अर्क्योलेट, ओके ठीक। अर्धन पॉट कैसा होता है, यानी जैसे मिट्टी का कुछ घड़ा टाइप होता है ना, जैसे ये है, ओके ये। तो इसके फ्रूट और इसकी सीड्स का शेप ऐसा है, अर्क्योलेट, जिसका मतलब है अर्धन पॉट शेप, अर्क्योलेट। और इसकी जो लीव्स है उनका हार्ट शेप है, हार्ट शेप, ओके। एक मैं इसकी पिक्चर आपको दिखाती हूँ, उससे समझ आ जाएगा। ये देखो, ये है वो प्लांट जो मिला है ना। अब यहाँ पर आप देख रहे हो अर्धन पॉट जैसा है ना, ये ऊपर से वैसा है, नीचे से नैरो, ओके, अर्धन पॉट जैसा। और ये एक लीव यहाँ पे दिख रही है थोड़ी सी हार्ट शेप की इधर। तो दिस इज द प्लांट। एक और इसका फीचर है कि ये एंडेमिक है, कहाँ, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। ये कहाँ मिला है, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, और वहीं ये एंडेमिक है, एंडेमिक मतलब वहीं पाया जाता है स्पेशली, ओके। इसके बाद जो न्यूज में था वो था सेम पेज पे एसेफोटिडा। एसेफोटिडा क्या होता है, जनरली हम रोज खाते हैं जिसको अपने खाने में, हींग को इंग्लिश में एसेफोटिडा बोलते हैं। इस पे प्रॉपर एक आर्टिकल आया है कि एसेफोटिडा के कुछ मेडिसिनल बेनिफिट्स होते हैं। तो कुछ इसके बारे में हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं, क्योंकि हमारे जो फूड आइटम्स हैं डेली किचन में यूज होते हैं उस पर भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। इस साल ड्रम स्टिक पे एक क्वेश्चन पूछा था और वो बहुत ही कंफ्यूजिंग था, काफी लोगों से गलत हो गया। तो एसेफोटिडा भी न्यूज में है, तो यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन। 2021 के प्रीलिम्स में भी जो ड्रम स्टिक होती है सांबर वगैरह में यूज करते हैं, साउथ इंडिया में बहुत कंज्यूम करते हैं ना, तो ड्रम स्टिक पे भी क्वेश्चन था। तो एसेफोटिडा का कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। हींग बोलते हैं जिसको हम, एसेफोटिडा महाभारत के टाइम से इसको जानते आ रहे हैं, नहीं बहुत पुराना है, कुछ नया नहीं हींग में। और हींग जैसे आप सबने देखा होगा बहुत महंगी है हींग, ओरिजिनल हींग बहुत महंगी होती है, इंपोर्ट करते हैं हम अफगानिस्तान से, इसलिए भी महंगी है। कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, ये कंट्री का नाम याद रखना है, क्योंकि देखिए ना आज क्यों है ना, वी इम्पोर्टेड फ्रॉम, इसका काफी पार्ट हम इंपोर्ट करते हैं। कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, विच कंट्री, अफगानिस्तान। उसके अलावा भगवत पुराण में बोला है कि पूजा नहीं करनी चाहिए हिंग खा की, क्योंकि बहुत तेज स्मेल होती है इसमें ना, तांत्रिक प्रवृत्ति की चीज जो होती है। देन इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में भी कुछ बोला है कि हम ये 12th सेंचुरी बीसीई से इंपोर्ट कर रहे हैं, कुछ नया नहीं, यानी पुराने टाइम से हम इसको ट्रेड कर रहे हैं, ओके। तो दिस इज जनरल रेफरेंस टू द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब इसके एप्लीकेशंस क्या बताए गए हैं, एसेफोटिडा के एप्लीकेशंस बताए गए कि इसके मेडिसिनल बेनिफिट्स होते हैं, वायरस को फाइट करने की इसमें एबिलिटी होती है। तो अभी वायरस चल रहा है, सो दैट्स व्हाई द न्यूज। देन इन्फ्लुएंजा, वायरस, इन्फ्लुएंजा, ये सब फाइट करता है। तो वैसे भी हम डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं, सब्जियों में डलता ही है हमारे घरों में, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है। इसमें याद रखने की वाली बात है कि अफगानिस्तान से हम इसको इंपोर्ट करते हैं। तो एसेफोटिडा न्यूज में था। इसके अलावा रशिया यूक्रेन टसल चलता ही रहेगा अभी, लेकिन इसको हमने कई बार क्लासेस में कवर किया और सबसे ज्यादा डिटेल में हमने इसको कवर किया था 13 जनवरी की क्लास में। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो यू कैन सब्सक्राइब और आपको इस क्लास का वीडियो मिल जाएगा। यू कैन गो टू 13 जनवरी द हिंदू एनालिसिस, उसमें हमने बहुत ही क्लियरली इन सिंपल टर्म्स यूक्रेन और रशिया का जो टसल है, या यूं कहें रशिया और नाटो का जो टसल है, वो डिटेल में कवर किया है। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू
पद्मा अवार्ड। जैसे अभी आप सबने देखा होगा पद्मा अवार्ड बहुत दिनों से न्यूज में है, कुछ लोग उसको डिक्लाइन कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि हम तो नहीं लेंगे पद्मा अवार्ड, है ना। और इस साल के प्रीलिम्स में भी पद्मा अवार्ड पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये अवार्ड भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देयर वाज अ वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ऑन पद्मा अवार्ड, इट वाज नॉट एन इजी वन, है ना। तो देखो पद्मा अवार्ड क्या है, सिविलियन अवार्ड है ना। इसके इस न्यूज के हिसाब से आपका आर्टिकल 18 भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 18 सेज व्हाट, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, है ना। तो पद्मा अवार्ड वगैरह जो है वो टाइटल्स नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में केस गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पद्मा अवार्ड्स हो गए, भारत रत्न जैसे अवार्ड हो गए, ये सब टाइटल्स नहीं है। टाइटल्स क्या होते हैं, जैसे किंग हो गया कोई, है ना। तो अगर आप इसको नाम के सफिक्स और प्रीफिक्स में लगाओगे तो ये टाइटल का काम करेंगे, तो आपको इनको अपने नाम के प्रीफिक्स और सफिक्स में यूज नहीं करना है। बाकी आप ये अवार्ड दे सकते हो, टाइटल्स नहीं है ये, है ना, अवार्ड है। तो वो एक आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आर्टिकल 18। पद्मा अवार्ड क्या है, भारत रत्न के बाद हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ना। सिविलियन अवार्ड में से सेकंड हाईएस्ट इसकी रैंक है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन दी कंट्री आफ्टर भारत रत्न। हमारे देश में सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कोई है, यानी जो सिविलियंस को दिया जाता है, भारत रत्न। दूसरा है पद्मा अवार्ड। ओके, अब ये कौन कौन से फील्ड में आपकी अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, जिनके लिए दिए जाते हैं, वो फील्ड देख लेते हैं एक बार। पब्लिक सर्विस, ठीक है, पब्लिक सर्विस आप किसी भी इनमें से फील्ड में करते हो तो उसके लिए आपको एक्नॉलेज किया जाता है पद्मा अवार्ड देके। तो इन द फील्ड ऑफ आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, एजुकेशन, स्पोर्ट, सिविल सर्विसेज एंड मैनी अदर्स। तो इन सारे फील्ड में अगर आपकी पब्लिक सर्विस है तो यू कैन बी एक्नॉलेज विद दी, यू कैन बी ऑनर्ड विद दी पद्मा अवार्ड। अब देखो जो पहला स्टेटमेंट था इस साल के प्रीलिम्स में वो ये था कि दे वर कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1954। यस, दे वर कॉन्स्टिट्यूटेड मेड इन 1954। उस टाइम इनका नाम पद्मा अवार्ड नहीं था, इनका जनरल नाम था पद्म विभूषण, जिनको 3 कैटेगरी में जाना जाता था, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। पद्म विभूषण पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग। ओके, 1955 में इनको रीनेम किया गया, 1955 में इनको रीनेम किया गया एज पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्म श्री। तो इनमें भी 3 कैटेगरीज है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्म श्री। अब ये कमिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि पद्मा अवार्ड कमिटी जो किसको देना है पद्मा अवार्ड, ये डिसाइड कौन करता है, कोई कमिटी होगी। तो द पद्मा अवार्ड कमिटी डिसाइड्स अपॉन द पद्मा अवार्ड। अब इसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं, बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्राइम मिनिस्टर एवरी ईयर। इस कमेटी को बनाता कौन है, इसका गठन कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करते हैं हर साल। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर करते हैं हर साल पद्मा अवार्ड कमेटी का, जो ये सिलेक्ट करता है, फाइनलाइज करते हैं, नॉमिनेट करते हैं कि किन किन को अवार्ड देना है इस साल सारे फील्ड में। हेड कौन करता है, कैबिनेट सेक्रेटरी। इट इज हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी कौन होता है, हाईएस्ट रैंक ऑफिशियल, आईएएस ऑफिशियल। ओके, दूसरे मेंबर्स तो कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्राइम मिनिस्टर एवरी ईयर, हर साल कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, अवार्ड हर साल दिए जाते हैं, हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी। मेंबर्स कौन होते हैं इसके, मेंबर्स होते हैं यूनियन होम सेक्रेटरी। अब देखो यहाँ पे मिनिस्टर्स नहीं है, सेक्रेटरीज हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, यूनियन होम सेक्रेटरी। देन सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के जो सेक्रेटरी हैं वो भी होंगे, सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट। इसके अलावा 4 से 6 कुछ प्रोमिनेंट मेंबर्स होते हैं स्पेशलाइज्ड फील्ड के, 4 to 6 एमिनेंट पर्संस एज मेंबर्स, जिनके नाम डिस्क्लोज नहीं किए जाते हैं। नेम ऑफ सच मेंबर्स आर नॉट डिस्क्लोज और रिवील्ड। कमेटी नॉमिनेट कर लेती है ना, कि कौन कौन इसमें आएगा। इसमें सेल्फ नॉमिनेशन भी अलाउड होता है, सेल्फ नॉमिनेशन भी अलाउड होता है। रिकमेंडेशंस जो होती हैं फिर फाइनल कमेटी जो डिसाइड करती है वो दी जाती है प्राइम मिनिस्टर को, और फाइनल सिग्नेचर किनके होते हैं, प्रेसिडेंट के। ओके, recommendations are given to prime minister and that is signed by president. Now the question is, जैसे रिसेंटली आपने सुना होगा हर साल होता है ऐसा, अवार्ड दिए जाते हैं, कुछ जो नॉमिनीज होते हैं वो डिक्लाइन कर देते हैं अवार्ड किसी रीजन से। बहुत सारे रीजन होते हैं कि हम तो ये अवार्ड एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो क्या इस जो अवार्ड कॉन्स्टिट्यूट किया गया था इसके तहत इज इट अलाउड टू डिक्लाइन दिस अवार्ड, कैन इट बी डिक्लाइंड बाय अ रेसिपिएंट। जो रूल्स हैं पद्मा अवार्ड के वो इस बारे में साइलेंट है। ओके, वो कुछ नहीं कहते, ना तो वो ये कहते हैं कि नहीं कर सकते, ना वो ये कहते हैं क्या कर सकते हो, तो बहुत ब्लर है ये चीज। रूल्स आर
साइलेंट अबाउट इट, रूल्स में ऐसा कुछ मेंशन्ड है नहीं, दे आर साइलेंट। तो पद्मा अवार्ड के बारे में ये था, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और हाँ, इस साल प्रीलिम से में एक स्टेटमेंट ये भी था कि अभी तक ये 2 बार सस्पेंड हुआ है, ऐसा कुछ था। तो करेक्ट आंसर इसकी 3 बार सस्पेंड हुआ है। पद्मा अवार्ड जो है वो अभी तक 3 बार सस्पेंड हुआ है। ओके, 3 बार। अनदर न्यूज इज थेयम। अभी जो टर्म्स होती है ना, जैसे थेयम है, अभी आपको नाम से तो लग रहा होगा कि कुछ साउथ इंडिया से रिलेटेड है, लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि क्या है तो दे कैन कंफ्यूज यू कि उनका कोई लिटरेचर है, उनकी किसी फूड का नाम है जिसको जीआई टैग मिला है रिसेंटली, है ना, या फिर बोल सकते हैं कि नया कोई मिनरल डिस्कवर हुआ है वहां पे, तो कुछ भी आपको ऑप्शन दे सकते हैं जिसको आप सही मान लोगे। लेकिन ऐसा नहीं करना, क्योंकि आपको पता है थेयम क्या है। थेयम बेसिकली वहां का एक फोक डांस है, ट्रेडिशनल। न्यूज में क्यों है? क्योंकि पेंडेमिक से इसकी जो परफॉर्मेंस होती थी, बहुत इंपॉर्टेंट रिचुअल है केरला और कर्नाटका, वो अफेक्ट हुई है, इसलिए न्यूज में है। ये होता क्या है? इट इज अ वेरी पॉपुलर रिचुअल फॉर्म ऑफ डांस, एक डांस फॉर्म है जिसको गॉड से कनेक्ट किया जाता है। थेयम को गॉड मानते हैं और उनके लिए ये डांस परफॉर्म किया जाता है। ये डांस फॉर्म है, कहाँ पे फेमस है? केरला एंड कर्नाटका। केरला एंड कर्नाटका। अब इसकी सिग्निफिकेंस आप इस बात से लगा सकते हो कि करीब 1000 साल पुराना है ना, बहुत पुराना ट्रेडिशन है और इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है वहां पर उन लोगों के कल्चर में। एक बार हम इसका एक पिक्चर देख लेते हैं कैसा दिखता है। ऐसा दिखता है थेयम। थेयम ये गॉड की तरह ड्रेसअप होते हैं, क्योंकि गॉड माना जाता था, थेयम गॉड माने जाते हैं, और उनके ऑनर में ये डांस रिचुअल परफॉर्म किया जाता है। सो ये पिक्चर है, केरला और कर्नाटका में ये होता है। इट इज अ वेरी बिग फेस्टिवल रिचुअल देयर, लेकिन ये पैंडेमिक की वजह से इसका भी परफॉर्मेंस जो है वो अफेक्ट हुआ है। तो न्यूज यही थी आज की, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज थी वी हैव ट्राइड टू कवर। अब हम एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या है। आई होप आप सबने कमेंट सेक्शन में बता दिए होंगे आंसर, अटेम्प्ट कर लिया होगा क्वेश्चन को। सी क्वेश्चन वाज आस्किंग कि इनमें से कौन सा है जो एब्सोल्यूट, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है ना, फंडामेंटल राइट्स में से सिर्फ एक राइट ऐसा है जो एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, जिसका कोई अपवाद नहीं है। तो आर्टिकल 24 इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 24 डी ऑप्शन, आर्टिकल 24 इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 24 प्रोहिबिट करता है चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स जिनको आप हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में नहीं भेज सकते। किसी भी ऐसी इंडस्ट्री में, किसी भी माइनिंग एक्टिविटी में जो हजार्डियस है, हजार्डस क्या है उसकी डेफिनेशन नहीं दी, लिखा है हजार्डस है, उसमें यू कैन नॉट अलाउ टू गो चिल्ड्रन बिलो, सेंड चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज, वो अलाउड नहीं है, आप नहीं भेज सकते काम करने के लिए हजार्डियस इंडस्ट्रीज में। ठीक है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। जैसे आर्टिकल 14 के एक्सेप्शन है, प्रेसिडेंट को अरेस्ट नहीं कर सकते, 17 के एक्सेप्शन है, 21 के तो बहुत एक्सेप्शन है ना, और 21 तो डिबेट भी होती रहती है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी पे। तो आर्टिकल 24 केवल एक ऐसा आर्टिकल है जो एब्सोल्यूट है, जिसके कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप सबने पढ़ा होगा इस क्वेश्चन को अच्छे से, हालांकि हाईलाइटेड भी है तो इसमें गलती होनी नहीं चाहिए। तो दैट वाज इट फॉर टुडेज एनालिसिस। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो यू कैन गो टू आवर टेलीग्राम चैनल द थॉट ट्री के नाम से, वो जो लिंक है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।